पूछा जाएगा। तो इसमें जो सब टॉपिक्स आप उसको कह सकते हैं, तो पहला है मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पहला ये है। इसमें दूसरा सब टॉपिक होगा स्केलर एंड वेक्टर, और तीसरा है मोशन इन ए प्लेन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। काइनेमैटिक्स का मतलब है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट गोइंग विदाउट काज ऑफ मोशन, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द काज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जिसमें विदाउट काज द मोशन होता है वो होता है काइनेमैटिक्स। और एक ब्रांच इसी की है डायनामिक्स, नाम सुने होंगे। डायनामिक्स में काज ऑफ मोशन नोन होता है, इसमें काज ऑफ मोशन क्या है ये नोन नहीं होता। कैसे भी बॉडी का मोशन हो रहा है ये ब्रांच होता है उसमें। हम पहले ही ये टॉपिक पहले अभी कंसीडर करेंगे। 6 दिन अलॉट है ये काइनेमैटिक्स के लिए आपके नीट के सिलेबस के, जिसमें ये 3 टॉपिक्स हैं। तो 2 दिन एक टॉपिक को कवर करेंगे, 2 दिन में एक टॉपिक हो जाना चाहिए। तो उसमें थ्योरी प्लस कम से कम 10 साल के न्यूमेरिकल पीछे के जो आप लोग पूछेंगे उसको भी स्टडी करेंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो थ्योरी कुछ डिस्कस कर लेंगे हर एक टॉपिक पर। तो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरी, और उसी का अगले दिन उसका न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएगा। तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन में जो और क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिलेबस आपको पता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सब उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हैं? हिंदी में बता दे। किसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी का मोशन ले रहे हैं, गति ले रहे हैं, है ना? हमारा सराउंडिंग क्या है वही फ्रेम कहलाता है। एक होता है रेफरेंस बॉडी जिसके अबाउट हम दूसरे बॉडी का मोशन लेते हैं, यानी एक बॉडी होता है जिसके रिलेटिव दूसरी बॉडी का मोशन हो, तो उसको कहते हैं रेफरेंस बॉडी। द कंपोजिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस बॉडी एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जब हम किसी रेफरेंस बॉडी को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, तो उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे तो या तो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, जो आप हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और उसमें रेफरेंस पॉइंट एक होता है जिसका नाम है ओरिजिन, जानते होंगे। तो अगर मोशन किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, यानी उसके डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी कहां से मेजर किया जाए, किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए, डिस्टेंस है तो कहां से उसको हम बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? तो ये होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का मोशन हो रहा है कि नहीं?
तो जो मोशन और रेस्ट पोजीशन है, पहले तो होता व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, किसी रेफरेंस के रिलेशन में होता हमेशा रेस्ट या मोशन। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, किसी बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है। हाउ वी कैन से दैट वी आर ऑल इन मोशन, बताइए, या वी आर इन रेस्ट। हम लोग रेस्ट में कैसे हैं आप बताइए। हम लोग अगर ये मान लें कि रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में है? मोशन नहीं कर रहा है, ये कैसे बताओगे कि मोशन नहीं कर रहा है? हमें एक रेफरेंस बॉडी डिसाइड करना होता है। अगर हम इस कमरे में सब लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं तो ये जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है हमारा, सराउंडिंग क्या है? ये रूम है। तो रूम इज द रेफरेंस बॉडी। इस रेफरेंस बॉडी में वॉल के रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब हम लोग किसमें हैं? रेस्ट में है। बट आवर अर्थ, if we consider the whole of the earth is revolving around the sun, the whole earth is in motion, then we are also in motion with respect to the sun। तो यूनिवर्स में अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर ले तो सोलर सिस्टम में हम लोग हमेशा मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि अर्थ कभी रेस्ट पोजीशन में कहीं होती नहीं है, सन के सराउंडिंग में वो हमेशा मोशन कर रहा है। लेकिन हम लोग रेस्ट किस पोजीशन में है या किसके रिस्पेक्ट में है? तो हम इस रूम के रिस्पेक्ट में है, किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में है। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन का मोशन हो रहा होगा तो अर्थ पर कोई पर्सन अगर खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन का मोशन है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो दो लोग सीट पर बैठे हैं आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे है? वो रेस्ट में है, उनका कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जो पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन सराउंडिंग, बट दे आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पर्सन एट द अर्थ, कि नहीं? अर्थ पर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसके रिस्पेक्ट में वो सब मोशन में है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो यात्री है उनके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सब लोग रेस्ट में है, जब तक कि खुद उसमें कोई व्यक्ति या कोई पर्सन एक सीट से उठ करके दूसरे प्लेस पर ना जा रहा हो। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू द सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब पहला टॉपिक इसमें जो आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा? एक रेफरेंस पॉइंट से, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, वेरिएशन हो रहा हो, डिस्टेंस बढ़ रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो मोशन में है कि नहीं? और जो एक्चुअल पाथ वो कवर करेगा, एक्चुअल पाथ जिस पाथ पर वो चलेगा, हो सकता है कोई पर्सन, यहां हमने एक ले लिया, ये देखिए ये ओरिजिन ले लिया, यहां पर कोई पर्सन है, कहां पर है? किसी पोजीशन पर है, मान लीजिए x0 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और यहां से वो ऐसे ऐसे ग्राफ के अलांग हमने उसको दिखा दिया, ये है टाइम। तो पहले कितने डिस्टेंस पर था ओरिजिन से? x0 या x0, कितने डिस्टेंस पर था? x0 पर था वो। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा, टाइम तो कभी डिक्रीज करेगा नहीं, इट ऑलवेज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्या डिस्टेंस में कोई चेंज आया? चेंज आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। अरे भाई डिस्टेंस ये है, यहां भी वही डिस्टेंस है x0,
यहां पर भी वही डिस्टेंस है एक्स नॉट, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, लाइन नहीं, ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट एक्स नॉट या एक्स जीरो डिस्टेंस पर था, वो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उतने ही डिस्टेंस पर बना हुआ है, तो ये रेस्ट है। ये क्या है? ये है रेस्ट, मोशन नहीं हो रहा है। बॉडी किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। अब दूसरा अगर एक ग्राफ ले लीजिए, इसी में हम एक ये ले लें, ये है ओरिजिन, यहां पर है टाइम और ये डिस्टेंस लिया, मान लीजिए इसको हमने डिस्टेंस लिया और ये ऐसे दिखाया। ग्राफ की स्टडी इस चैप्टर में मेन पार्ट है। ग्राफ के स्टडी से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो ग्राफ हमने लिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में जब t इक्वल टू 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां था? ओरिजिन पर। मान लीजिए ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पर ये इतना यहां पर पहुंच, इतना डिस्टेंस कवर किया, ये 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड पर बॉडी यहां पहुंच गई, ये 3 सेकंड हुआ, 1 2 3, तो 1 मीटर, ये 2 मीटर, अब यहाँ ये 3 मीटर। तो इसका मतलब एज टाइम पासेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो इसका मतलब बॉडी इज इन मोशन। बॉडी किस में है? मोशन में है। अब अगर मोशन में है तो किस पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है? जैसे आप जब घर से चले होंगे तो आपके घर से और इस कॉलेज का जिस रूम में पहुंचे हैं, स्ट्रेट तो नहीं रहा होगा पाथ, कि रहा होगा? हो सकता है आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले यहां पर आए, फिर एक मोड़ पर गया, आप यहां पहुंच गए, फिर यहां से चल करके यहां गए, फिर यहां आकर के यहां आए। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस। यहां से बॉडी चल करके यहां पर आई, यहां पर से फिर यहां आई, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और तब फाइनल पोजीशन पर यहां पहुंचा। तो जो टोटल पाथ लेंथ है वही क्या है? डिस्टेंस है। टोटल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी, मूविंग पार्टिकल। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक दूसरा टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझिए पहले। डिस्टेंस इज ऑलवेज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द मूविंग बॉडी। वो जिग जैग पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। तो वो क्या होगा? वो यहां से बॉडी मोशन स्टार्ट किया, तो यहां से यहां पर आया, तो दिस वैल्यू, यानी यहां से यहां तक का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। डिस्टेंस इज स्केलर और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। वेक्टर इन्वॉल्विंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आल्सो लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए उसको क्या मानते हैं? स्केलर। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डिफिनिट मैग्नीट्यूड होगा, डिफिनिट डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी होल्ड करेगा।
Displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity having same unit. It is measured in meter. Both are measured in meter in SI system. सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कैपिटल L. तो सेम है. अब डिस्टेंस कभी जीरो, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस इज नेवर जीरो फॉर मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब तो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कभी जीरो नहीं होगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर निगेटिव. ना तो ये जीरो होगा ना कभी निगेटिव होगा. डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव. जो आपके नीट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसी तरह की डेप्थ होती है. उसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं. वही सारी चीजें पूछ ली जाएगी, वही न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाएगा. तो अभी बता रहा हूं, अभी उसको बता रहा हूं. अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय द मूविंग बॉडी. एक्चुअल पाथ जिस पर चल करके वो मोशन कर रहा हो, यानी जिस पर चल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा होगा. तो एक्चुअल पाथ लेंथ ही क्या है? डिस्टेंस है. ये कभी जीरो नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा. इट नेवर डिक्रीज विथ टाइम. डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी नेवर डिक्रीज विथ टाइम. समय के साथ कभी घटेगा नहीं डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विथ टाइम. डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा? मान लीजिए एक पार्टिकल है, किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है. अब वो यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां से चल करके फिर यहीं पर पहुंच गया. जहां से चलना शुरू किया वहीं पर पहुंच गया. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे भाई जोर से बोलिए. जहां से चला फिर वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है. और डिस्टेंस कितना है? जितना इसका पेरीमीटर है 2 पाई r. तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो. अगर मूविंग बॉडी है तब हमेशा पॉजिटिव होगा. एंड फॉर मूविंग बॉडी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ टाइम. डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ टाइम, कभी डिक्रीज नहीं करेगा. बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव. अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जिस तरफ मोशन कर रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, मोशन स्टार्ट किया लेफ्ट टू राइट और फिर टर्न हो करके राइट टू लेफ्ट, इनिशियल पोजीशन से बैक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर गया, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव. आप ये कंसीडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी एक्स एक्सिस पर मोशन स्टार्ट किया फ्रॉम ओरिजिन. पहले वो 10 मीटर यहां गया, फिर रिटर्न हो करके ओरिजिन तक आया और फिर 5 मीटर आपके लेफ्ट में चला गया ओरिजिन के. अब वो बॉडी यहां पहुंच गया. कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10 मीटर ये हुआ, फिर 10 मीटर बैक हुआ 20 और प्लस 10 मीटर लेफ्ट साइड, कितना हो गया? 25. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 25 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ भाई? बताइए, जल्दी बताइए. डिस्टेंस ये अगर 10 मीटर का स्केल है तो 10 मीटर गया, 10 मीटर लौट के आया और 5 मीटर यहाँ पर, तो कुल टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 10 + 5 आपका. तो आपका कितना हो गया टोटल? कितना हुआ? ये हो गया 25. 10 + 10 और +5, 25 मीटर ये एक्चुअल पाथ लेंथ है. और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें. डिस्प्लेसमेंट ये कितना हुआ? -5 मीटर. वाई इट इज टेकिंग माइनस?
इट इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, इट इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है, जो इस तरफ मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। पहले मोशन उसने कहाँ स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर टर्न होकर के कहाँ पहुंचा, ओरिजिन पर, और फिर नेगेटिव एक्सिस में 5 मीटर कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -5 मीटर। कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इज नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव। अब अगर किसी पार्टिकल का मोशन या किसी बॉडी का मोशन ओनली अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ओनली अलोंग ये स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा, थोड़ा सा इसको देखिए। अब मान लीजिए हमने किसी बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट किया, अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो जब वो एक डिफिनिट स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा होगा, बॉडी मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, हर एक पार्ट 1 मीटर का है, और यहां तक पहुंचा इस डायरेक्शन में, तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये पूरा लिखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में है, 5 मीटर अलोंग एक्स माने पॉजिटिव एक्स, एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स, नहीं तो निगेटिव होगा तो लिखा जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज आल्सो 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लें, अगर हम इसको एक्स वेक्टर लिखें, इसको मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, ये मान लीजिए एस लिखा हमने, ऐसे वेक्टर लिखा, तो ये 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस को केवल एस लिखा, तो ये 5 मीटर ओनली, उसमें डायरेक्शन क्या है ये मेंशन नहीं होगा। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्शन नोन नहीं रहेगा, तो क्या हो गया, केवल 5 मीटर। तो अब ये और ये इक्वल हो गया। अगर किसी बॉडी का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस। उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, नहीं? तो कभी भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा या तो उसके इक्वल होगा या उससे लार्ज होगा। यानी जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का मॉड है उसके या तो इक्वल होगा, इक्वल कब होगा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो, और बड़ा कब होगा, जब जिगजैग पाथ हो। जिगजैग पाथ होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस लार्ज होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उससे स्मॉल होगा। क्लियर है? तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा कि लिखवा दे, सब लिखवा दे, आए जल्दी बोलिए, चलिए लिखिए। लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबा सफर है, ये जान लीजिए। समझ गए हैं ना ये सब? चलिए तब ठीक है। अब आगे देखिए,
है, लिखा दे। चलिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे शॉर्ट में लिखवा दे। चलिए ठीक है, लिखिए पहले डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस ठीक ठीक ठीक। डिस्टेंस का मतलब होता है, लिखिए डिस्टेंस इज द actual path length covered by the moving body, actual path length covered by the moving body। नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट, बस शॉर्ट में एक एक लाइन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between the initial and final point, shortest path between the initial and final point of moving object, initial and final points of moving object। जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी स्ट्रेट पाथ जो होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector, and displacement is a vector having same unit and dimension, having same unit and dimension। यूनिट डायमेंशन पर कोई फर्क नहीं होता वेक्टर स्केलर इन सब से, ये होता है नहीं। Having same unit and dimension, यूनिट मीटर होगा एसआई सिस्टम में और डायमेंशन एल होगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, it never zero and negative, it never zero and negative। ना तो कभी जीरो होगा ना तो निगेटिव होगा। किसकी बात हो रही है? मूविंग बॉडी की। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी जीरो, पॉजिटिव आर नेगेटिव, पॉजिटिव आर नेगेटिव। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, डिस्टेंस, ये लिखेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल किस में होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में मॉड उसका डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के इक्वल होगा, बाकी हर एक केस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? तो ये डिफरेंसेस हैं। क्लियर? अब बात है उसके आगे, देखिए दो टॉपिक है, एक होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खूब सॉल्व होंगे।
दो तरह का मोशन है, एक है यूनिफॉर्म और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो पहले एक ये हमने अभी जो डिस्कस किया था इसको जरा देख लीजिए, ग्राफ क्या बनता है। चेंज कर दे, नेक्स्ट वाला होगा ना, ऐड उसी में लिख देते तभी। चलिए फिर से देखिए, अगर रेस्ट में है तो एक ये है फॉर रेस्ट बॉडी, एक ग्राफ ये बना लीजिए, ये टाइम है और यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, अब ये ऐसे रहेगा ग्राफ, तो ये रेस्ट हुआ, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो क्या है, रेस्ट में है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जितना था उतना ही है, यानी टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है। बनाइए, ये है फॉर रेस्ट बॉडी, ये बॉडी रेस्ट के लिए ग्राफ है। कभी कभी ऐसे ग्राफ पेपर में रहेगा, पूछा जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मोशन नहीं है। पहले बनाइए इसको, फॉर रेस्ट बॉडी ये ग्राफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। कैसे है, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब दूसरा होता है फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी तो अब मोशन दो तरह का है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन तो डिस्टेंस लेंगे वो भी बढ़ेगा, या डिस्प्लेसमेंट लेंगे टाइम के साथ साथ वो भी चेंज होगा, इंक्रीज करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन माने एक समान, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। नहीं भाई ये ऐसा, अभी रुकिए, पूरा नहीं, एक्सीलरेशन तो नहीं होगा तभी तो एक समान मोशन है। एक समान का मतलब डिफिनीशन क्या है, बॉडी या पार्टिकल जो भी मोशन कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ दो तरह का हो सकता है, या तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन, और किसी डिस्टेंस से किसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन। पहले लिख लीजिए एक लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, इफ बॉडी कवर्स, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then motion is said to be uniform, then motion is said to be uniform। and उसी में लिख लीजिए, and then motion is said to be uniform and graph between displacement and time या distance and time, graph between distance and time is always straight line। अब ये दो तरह का है, दोनों मैं बना दे रहा हूं। यहां पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं इस एक्सिस पर, और यहां पर टाइम ले रहे हैं, वही इसमें भी है। दो तरह का ग्राफ क्यों है, अगर बॉडी ओरिजिन से मोशन स्टार्ट करे, ओरिजिन माने रेफरेंस पॉइंट से, और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो ऐसे स्ट्रेट पाथ होगा, ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट।
हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमेशा पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है तो इक्वल इंटरवल में, मान लीजिए 1 आवर ले रहा है, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में भी 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, फिर नेक्स्ट 1 आवर में भी 10 किलोमीटर। तो जब आप डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर बॉडी का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से, तो यहां से बनाएंगे, ये है ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मान लीजिए किसी डिस्टेंस से, जहां पर ओरिजिन है बॉडी वहां पर नहीं है, वहां से कुछ डिस्टेंस पर पहले से है, तो यहां से मोशन अगर करना शुरू किया तब भी स्ट्रेट लाइन। तो या तो वो किस डिस्टेंस पर पहले से होगा कवर, मान लीजिए x0 डिस्टेंस पर था ओरिजिन से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और हम ही रेफरेंस पॉइंट है, आप वहां से उठ करके जाना शुरू कर दिए कि नहीं, और स्ट्रेट पाथ है, क्या है, स्ट्रेट पाथ है कि नहीं। इस वाले ग्राफ में स्ट्रेट पाथ अगर है तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है और ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया, दोनों ग्राफ बनाइए। अब इसमें स्पीड क्या है, ये देखिए, ये कांस्टेंट है, ये स्लोप होता है, अभी उसको लिखवाऊंगा। v इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, इस केस में भी और इस केस में भी। दोनों ग्राफ बनाओ और वो लिखिए v इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम ये 1 डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं तो वही वेलोसिटी हो जाएगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब सेम हो जाएगा, केवल डायरेक्शन जुड़ गया। तो अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो तो इसी को आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा, और उसमें वेलोसिटी क्या आएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। बनाइए इसको। क्लियर हो गया। अब एक है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज, जब स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस रहेगा यानी स्केलर क्वांटिटी, और जब वेलोसिटी लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर बॉडी मोशन कर रहा है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। लिखिए एवरेज स्पीड। It is defined as the ratio of total distance covered by the body, total distance covered by the body in certain interval of time, in certain interval of time। इसको डिनोट कैसे करेंगे, या तो डेल्टा वी बार, बार का मतलब वो वेक्टर वाला नहीं, या तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा वी, इसके ऊपर बार लिखे, या हम इसको ऐसे लिखे वी ए बी, वी ए बी, ए बी का मतलब एवरेज। तो ये है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कब,
मान लीजिए बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट किया, t1 सेकंड में यहां तक पहुंचा, t1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, x1, और t2 टाइम में यहां तक पहुंच गया, x2। ओरिजिन से स्टार्ट किया, t1 सेकंड में यहां पहुंचा, मान लीजिए पॉइंट है A, और यहीं से t2 सेकंड में यहां पर पहुंचा, तो t2 माइनस t1 सेकंड में कितना चला, ये डिस्टेंस, x2 माइनस x1 कितने टाइम में कवर किया, t2 माइनस t1, तो ये डिस्टेंस कवर हुआ x2 माइनस x1, किस इंटरवल में, t2 माइनस t1, तो ये कहलाया एवरेज स्पीड बिटवीन AB, यहां से यहां तक बॉडी का मोशन हुआ ना, तो A से B के बीच में बॉडी का एवरेज स्पीड क्या है, वो है x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। क्लियर हुआ, लिखिए उसको। अब दूसरा टर्म है एवरेज वेलोसिटी, ये क्या था, एवरेज स्पीड, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, लिखा नहीं अभी, जल्दी लिखो भाई, नहीं तो अभी टाइम हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आज खत्म करना है। तुम लिख नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, पास हो कि अभी 12th में हो, हैं? कहाँ लिखे यार, ये सब तो कुछ लिखा ही नहीं, कोटा पूरा करने आए हो क्या? कोटा नहीं सर, बहुत तेज आप बोल रहे हैं भाई, तो छूटेगा ना, कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो सीरियसली, इधर उधर बात कर रहे हो। नहीं सर, नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, क्यों झूठ बोल रहा हूँ ना, तब या तुम्हारी बात सही या मेरी बात सही, बात तो एक ही लोग सही होगी ना, फिर बैठ जाओ, ठीक से पढ़ो, नहीं लाइफ बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पढ़ने आए हो ना, 1 साल 2 साल का टाइम होता है, बस ये जान लो। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस का मतलब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो उस इंटरवल को, यानी डिस्टेंस को इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसमें लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पर डिस्टेंस है तो वहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लिखिए एवरेज वेलोसिटी। It is defined as the ratio of displacement of moving body and time taken, displacement of moving body and time taken। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, देखिए जैसे ये लिखा है डेल्टा V, तो इसके ऊपर एक वेक्टर होगा और यहां AB लिख दे, एवरेज,
तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे फिर लिखेंगे x2 माइनस x1 वेक्टर फॉर्म में अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। क्या एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? एवरेज स्पीड स्केलर है ना, और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में और एवरेज स्पीड में क्या कोई रिलेशन है? अगर दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन में है बॉडी, तो इन केस ऑफ स्केलर एंड इन केस ऑफ वेक्टर, जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कब? जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से अधिक होगा, एवरेज वेलोसिटी से अधिक होगा कि नहीं? कि कभी इक्वल होगा? इक्वल तब होगा जब केवल अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन हो। क्लियर है? एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है कि नहीं? अब एवरेज निकालने के लिए कई तरह के मोशन हैं जिसमें हम बॉडी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे? जैसे दो कंडीशन होती है जब हम एवरेज कभी कभी पूछा जाता है। जैसे आप स्कूल से घर गए, या मान लो घर से स्कूल आए 1 घंटे में, और फिर स्कूल से घर गए 1.5 आवर में, तो एवरेज क्या हो गया आपका? एवरेज स्पीड कितनी हुई? टोटल अपॉन टोटल टाइम, यही ना? फिर आप इजीली कैसे निकाल पाओगे कि तुरंत ये इतना आ गया? देखिए दो केस हैं इसमें, दो कंडीशन है एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए पहला एक केस होता है जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। जैसे आप घर से स्कूल आए, स्कूल से घर गए, डिस्टेंस तो सेम रहेगा कि नहीं? डिस्टेंस सेम रहेगा। आप जिस पाथ से आए हो उसी पाथ से जाओगे, ये मान के चले। जिस रोड से आए हो उसी रोड से जा रहे हो, तो डिस्टेंस तो वही चलोगे। टाइम अलग अलग लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? अब अगर स्पीड हम ले कि इस स्पीड से गया और इस स्पीड से आया, तब क्या ले? दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले एक लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस पर आता है। नंबर 1 लिखिए, एवरेज स्पीड व्हेन बॉडी कवर्स different distances, ऐसे लिख लीजिए S1, S2, S3 and so on, with different velocities, ये लिखा है ना S1, S2 एंड so on, विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब वो लिख ले V1, V2, V3 एंड so on। देन अब देखिए एवरेज स्पीड क्या है। हम इसको ऐसे लिख ले, डेल्टा VAB क्या होता है? टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब अलग अलग पार्ट हैं इसके। यहां पर डिस्टेंस s1 चला इस स्पीड से v1 से, तो टाइम कितना लगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस पहले कितना चला? s1, फिर कितना डिस्टेंस कवर किया? s2, फिर s3 एंड सो ऑन, फिर डिवाइडेड बाई टाइम चाहिए हमको। तो यहां है टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो टाइम और स्पीड का क्या रिलेशन है? v इक्वल टू होता है s बाई t। वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आया? टाइम यहां से निकालेंगे जब, तो s बाई v हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लें, s1 प्लस s2 प्लस s3, ऐसे कई हैं, अपॉन यहां पर t1 है तो s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2, इस तरह s3 बाई v3, ये निकला। ये तो जनरल फार्मूला भी है ना। अब अगर हम डिस्टेंस को इक्वल मान ले, डिस्टेंस को क्या मान ले? इक्वल। हमने पहले अलग अलग डिस्टेंस लिया है, अलग अलग स्पीड लिया है। अगर बॉडी सेम डिस्टेंसेस कवर करे डिफरेंट स्पीड से, जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया, आप घर से आए स्कूल किसी और स्पीड से और लौट रहे हैं किसी और स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम चलेंगे। तब जो है एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? मेन पार्ट ये होला है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि किसमें कौन सा मीन हम लेंगे। अब यहां एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, फॉर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस s1 बराबर s2, ऐसे ले लें सब, और इक्वल टू s मान ले, और स्पीड डिफरेंट है v1 v2 v3, तब क्या होगा? देन VAB इक्वल टू क्या आएगा कंडीशन? यहां पर s हो गया प्लस अगेन s प्लस अगेन s, नीचे डिनोमिनेटर में s बाई v1 प्लस s बाई v2 प्लस s बाई v3 एंड सो ऑन। यस आप कॉमन ले सकते हो, यस क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो यस अगर कॉमन ले ले, देखिए क्या मिल रहा है, डेल्टा VAB इक्वल टू, यहां पर यस यस जितने होंगे सभी ऐड होगा। मान लीजिए n टाइम्स है, तो ये हो गया NS अपॉन, यहां पर s बाहर लीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस, ऐसे लिखेंगे तो ये s कैंसिल हो गया। अब 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 या 1 बाई V ले, क्या ले लें? 1 बाई V, तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 1 बाई डेल्टा V एवरेज। तो क्या आएगा? इसको हम नीचे ले जा रहे हैं, तो ये यहां ले आए, इसको नीचे ले जाए तो n भी नीचे आएगा, ये यहां ले जाओ कि नहीं, और इसको इधर ले आओ, तो अब क्या आया? ये 1 बाई n बाहर कर ले, यहां आ गया 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस सो ऑन। इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। मैथ में एक वर्ड है हार्मोनिक मीन, गुणोत्तर माध्य हिंदी में कहते हैं। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। तो ये आया वो, मान लीजिए 3 है तो 1 बाई 3, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 इक्वल टू 1 बाई V। अगर दो ही बॉडी है, फॉर 2, अगर हम ये ले, ज्यादातर यही रहेगा, तो ये आप लिख सकते हैं V एवरेज या डेल्टा VAB, ये होता है 2 टाइम्स V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये कंडीशन बनी, ये है हार्मोनिक मीन।
हार्मोनिक मीन इसको कहा जाता है। तो जब कभी ऐसे कंडीशन आए, कौन सी कंडीशन, सेम डिस्टेंस कवर किया विथ डिफरेंस वेलोसिटीज या विथ डिफरेंट स्पीड, तब क्या निकालेंगे आप, उसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। आप घर से स्कूल आए 5 किलोमीटर पर आवर से, स्कूल से घर जा रहे हैं 7 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 5 प्लस 7, तुरंत फार्मूले में रखेंगे, तुरंत आ जाएगा। ज्यादा है तो वो ये फार्मूला है, 1 बाई एवरेज स्पीड इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3। जैसे ही सॉल्व करेंगे तुरंत रिजल्ट आएगा। लेकिन यही रहेगा आपका मोस्टली 2 डिफरेंट डिस्टेंस के लिए रहेगा, अरे सॉरी 2 सेम डिस्टेंस के लिए आना और जाना, यानी एक ट्रिप के लिए होता है, कभी कभी एवरेज पूछा जाता है। एक फार्मूला तो ये है, ये आया क्लियर। आप ये याद रखिए क्या रहता है वो, हार्मोनिक मीन कब, जब हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विथ डिफरेंट स्पीड, विथ डिफरेंट स्पीड। लिख लीजिए एक लाइन, हेंस लिखे नहीं हो, ये पूरा लिखे नहीं, अभी लिखो जल्दी, ये पूरा लिखो, साथ साथ ये लोग लिखते आ रहे हैं ना, लिखते आइए जल्दी। अरे भाई तब बहुत दिन लगेगा, तब तो आपका 1/4 नहीं होगा जितना हम लोगों को पढ़ाना है, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, या तो 2 के लिए, ज्यादातर 2 के लिए ही आएगा नीट में, और कभी कभार हो सकता है 3 हो, तो 3 हो तो लगाएंगे 1/3 इक्वल टू 1/5, 1/6, 1/7, जो भी स्पीड दिया रहेगा तुरंत लिख लेंगे। वही आएगा, उतना लंबा आएगा नहीं आपके उसमें। इधर लिख लिया, कंप्लीट, आया समझ में। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करे। मान लीजिए डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया उसने, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। क्या सेम है, टाइम इंटरवल। उस केस में कैसे निकालेंगे, डिफरेंट वेलोसिटी है और इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। पहला हमने क्या लिया, सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। अब स्पीड वही ले लीजिए, स्पीड से डिफरेंट है लेकिन अब टाइम सेम है, सेम टाइम में कवर कर रहा है। ठीक, लिखिए दूसरा सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड when body travels with different speed in same interval of time, हटा दे इसको। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब भी वही है, डेल्टा VAB
डिफरेंट स्पीड तो है तो डिफरेंट डिस्टेंस मान ले पहले। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मान लो S1 है प्लस S2 है S3 है एंड सो ऑन, और यहाँ टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। तो S1 क्या है? डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन फर्स्ट टाइम। तो स्पीड V1 है और टाइम T1 है, तो S1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 इंटू T1। S2 क्या होगा? V2 इंटू T2, ऐसे लिखते जाएं। तो यहां देखिए डेल्टा V एवरेज इक्वल टू, इसको हम लिख दे रहे हैं V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस सो ऑन अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। अब V1 T1 फॉर सेम टाइम, अभी हमने कहा क्या लेना है? टाइम को सेम लेना है, स्पीड अलग अलग है। फॉर सेम टाइम ये कंडीशन लगाएंगे, फॉर सेम टाइम T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू, सबको क्या मान ले? T। तो डेल्टा ए बी कितना आया? VAB कितना हो जाएगा? V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस सो ऑन अपॉन T प्लस ऐसे चलेगा। अगर n पार्ट है तो यहां T कॉमन हो गया और यहां T प्लस T कितने बार? n टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर T कॉमन हो गया, वे हो गया V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन अपॉन, अगर n है तो NT लिख दे, T कैंसिल हो गया, क्या मिला? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन अपॉन n टाइम्स। 4 है तो 4, 5 है तो 5। इसको क्या नाम देते हैं मैथ में? अर्थमेटिक मीन। ये क्या है? समांतर माध्य है। 2 है तो 2 जोड़ेंगे, डेल्टा V फॉर 2 ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा VAB V1 प्लस V2 बाई 2, वेलोसिटी ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। सेम टाइम है तब, सेम टाइम है तब। मान लीजिए 1 घंटा ट्रेवल किया 5 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा फिर 1 घंटा ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 प्लस 10 बाई 2 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तब डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। क्लियर आया? टाइम सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। तो ये है एवरेज कैसे निकालेंगे। क्लियर? दोनों समझ में आ गया? दोनों क्लियर आया समझ में कि नहीं? लिखे हो? लिखो। Average speed means body travel with different speed हाँ, डिफरेंट स्पीड in same time. सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब वहां देखिए हमने सेम इंटरवल ले लिए और स्पीड तो वही है V1 प्लस V2, ये अलग अलग है, टाइम सेम था। तो अगर 2 है, 2 स्पीड है V1 और V2, तो डिवाइडेड बाई 2। 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। क्लियर आया? और इसके पहले क्या था? डिस्टेंस तो सेम था, स्पीड अलग अलग था। इसमें टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है। पहले वाले में डिस्टेंस सेम है और स्पीड
पहले वाले केस में डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो उसका हार्मोनिक मीन लेंगे। क्या लेंगे? हार्मोनिक मीन। और अगर टाइम सेम है और स्पीड डिफरेंट है तब उसका क्या लेंगे? अर्थमेटिक मीन। क्लियर हो गया? अब चलिए, अब इसके बाद है इंस्टंटेनियस स्पीड एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस तत्कालिक, जिसको हिंदी में आप कहते हैं तत्कालिक, लिख देना है इंस्टंटेनियस। स्पीड एंड इंस्टंटेनियस, या वेलोसिटी सीधे लिखते हैं, इंस्टंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस का मतलब होता है एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन इंस्टेंट, है ना? या किसी बॉडी किसी पॉइंट पर पहुंचेगा किसी समय पर, तो उस पॉइंट पर क्या उसकी स्पीड है, या उस पॉइंट पर या उस टाइम पर क्या उसकी स्पीड है, उसको कहते हैं इंस्टंटेनियस। तो एक मैथमेटिकल वर्ड है, इसमें लिमिट लिया जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड की लिमिट जब इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो, इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो जाए। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, ए और बी के बीच में मोशन कर रहा है बॉडी, तो जब ए और बी के बीच का आप स्पीड निकाल रहे हो तब तो हमेशा एवरेज ही होगा। और जब किसी पॉइंट ए पर या किसी पॉइंट बी पर निकालोगे तब क्या होगा? इंस्टंटेनियस। लेकिन अब कहोगे कि हम वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिमिट क्यों लें? अगर बॉडी एट ए टाइम किसी पॉइंट पर है तब तो वो रेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसीलिए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं। तो उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लिमिट लिया जाता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एज डेल्टा टी वेरी स्मॉल, यानी बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया हो डिवाइडेड बाय द टाइम, उसको कहा जाता है इंस्टंटेनियस स्पीड। और जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लीजिए कट से। द लिमिटिंग वैल्यू of average speed as delta t tends to 0, as delta t tends to 0, एरो लगा के 0 लिखते हैं, टेंस टू 0 ऐसे लिखते हैं, डेल्टा t टेंस टू 0। तो ये हुआ, देखिए, एंड डिनोटेड बाई ऐसे लिखे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। या इसके पहले हमने ये लिया था, किसके टर्म में लिखा था? x2 माइनस x1 लिखा था ना, तो इसको आप चाहें तो डेल्टा x लिख सकते हैं, ऐसे डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और इसी को कैलकुलस के फॉर्म में लिखा गया है, इसको लिखते हैं dx बाई dt, dx बाई dt। ये हो गया इंस्टंटेनियस स्पीड। अब dx बाई dt क्या है? ये है डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका नाम है डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों में क्या अंतर है? एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक्सप्रेशन दोनों में सेम होगा, स्पीड में हम डिस्टेंस लेंगे।
और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, टर्मिनोलॉजी सेम रहेगा। तो अब जिस तरह के एक्सप्रेशन होंगे ऐसा रहेगा तो डिफरेंशिएट करके, या जैसा एक्सप्रेशन रहेगा इंटीग्रेट करके फिर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। एक्स का एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही एक टर्म है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका न्यूमेरिकल हम बताएंगे। क्लियर आया? इस वाले टर्म को ऐसे लिखा जाता है, और ये इसका मतलब है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम लिया वो बहुत छोटा लिया। तो दो पॉइंट बहुत दूर दूर थे, अब कहाँ हो गए, बहुत पास पास हो गए। तो इसका मतलब चाहे ए पॉइंट लिया था उस पर हो या बी पॉइंट लिया था उस पर हो। क्लियर आया? दूसरा लिख लीजिए इसी में, एवरेज से जो लिमिटिंग वैल्यू है उसी का हम जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे एवरेज वेलोसिटी का तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। देखिए द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी as delta t tends to 0, एवरेज वेलोसिटी as delta t tends to 0, ये एरो बनाते हैं ऐसे, is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। न्यूमेरिकल ज्यादातर इन्हीं पर होंगे। अब इसको देखिए कैसे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इसमें एक वेक्टर आ गया और यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये वेक्टर हो गए। अब क्या हो गए, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। वो v वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t या dx बाई dt। ये अभी बहुत बेसिक है, पहले भी ये आप लोग कई बार किए होंगे, थोड़ा सा बेसिक होने की वजह से कम आता है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है तब समझ में आता है। लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अलग अलग पार्ट है। यूनिफॉर्म मोशन था तो वेलोसिटी क्या रहती है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो तो एक एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे, दूसरे पर टाइम लेंगे, तो ऐसे होगा। देखिए अब यहां टाइम लिया और यहां वेलोसिटी ले रहे हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा अगर मोशन कर रहा है बॉडी कि नहीं, और अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं, नहीं चेंज होगी। तब कैसा ग्राफ होगा, टाइम तो वेरी करेगा लेकिन वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इसका मतलब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के। तो कुछ वेलोसिटी है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u बना रहेगा, टाइम एक्सिस के वो पैरेलल रहेगा ग्राफ। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और v इक्वल टू कांस्टेंट, u है और ये कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो a क्या रहेगा,
जीरो। एक्सीलरेशन नहीं होगा ना, कि होगा? नहीं होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। बनाइए इसको, पूरा लिखिए। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या हो सकता है? वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी, कि नहीं? वेलोसिटी तो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। अगर यहां पर आपने वेलोसिटी एक्सिस लिया है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो कैसा होगा? स्ट्रेट की कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट पाथ ऐसे होगा। और ये इनिशियल हो गया, ये कितना है? ये है u। अब ये इंक्रीज करता जाएगा विथ टाइम। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो कभी कभी निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी। इस केस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वही इससे निकलता है। डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। यहाँ पर a नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। और इनिशियल वेलोसिटी u है। अब वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेशन इसका मतलब होगा। क्या होगा? रिटार्डेशन। उसको निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? निगेटिव एक्सीलरेशन। तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये पॉजिटिव है। इसमें और भी दूसरा बना सकते हो। और क्या बना सकते हैं? ऐसे, दूसरा ऐसे भी बना सकते हो आप। कलर कहाँ से चेंज हो गया है? कहाँ? रबर है शेप पैटर्न पर्सन है। पेन में तो चेंज किया था ना, ये इरेज कर। राइट जैसे रहेगा तो चाहे जैसे लिखेंगे लाइन सीधा बनेगा। हाँ, ये मिट रहेगा, इरेज नहीं हो रहा है पेन। ये अगर है ग्राफ तब ये t है और ये v है। u0 है, ये है इनिशियल टाइम पर u इक्वल टू जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, ठीक। और a पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। a जीरो नहीं है और पॉजिटिव है, तो इसके लिए s इक्वल टू केवल होगा हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया होता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व या वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस, उसी को कहते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होगा जब हम पॉजिटिव और निगेटिव नहीं लेंगे तब रहेगा डिस्टेंस, और जब पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव कब हो सकता है? जब ये नीचे आए, तो तीसरा ग्राफ ए बना रहा है ऐसे। तो अब ए निगेटिव हो गया और ये इनिशियल वेलोसिटी था u। अब वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी भाई एक्सीलरेशन होगा तो बढ़ेगा और रिटार्डेशन होगा तब घटेगा ना। रिटार्डेशन माने निगेटिव
एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो उस केस में वेलोसिटी, अगर ये एक्सिस स्ट्रेट लाइन है और नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ए इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बनाइए सभी ग्राफ। पहले में लिखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये है इसमें भी वही कंडीशन है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग। बन गया ये ग्राफ सभी। अगर मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कर्व हो तब क्या होगा? हाँ, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक्सीलरेशन भी चेंज होता रहेगा विथ टाइम, तब वो कर्व आएगा। वो आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, और उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन होता है वो निकालते हैं, वो आपके सिलेबस से बाहर है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको लिख लीजिए थोड़ा सा, सभी को याद होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एक्सीलरेशन है, तब रिटार्डेशन है तो माइनस हो जाएगा, रिटार्डेशन के केस में माइनस होगा। और एक होता है डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम, 1 सेकेंड, है ना, इन t सेकेंड। डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन टीएथ या nth सेकेंड, जो भी मान लो, तो ये होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। यह है डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन t सेकेंड। t सेकेंड में इतना कवर किया। एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये भाई बहुत बार पूछा गया। जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखा, इज इट डायमेंशनली करेक्ट? अभी आपको पढ़ाया गया होगा ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? नहीं है? अरे भाई ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? डायमेंशनली करेक्ट होगा ना? कहा यूटी क्यों होगा? यू होगा, यूटी तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है। अभी बताया हूं कि ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल है, सीरियसली बताइए। ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, 1 सेकंड के लिए। ये लिखा डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन टीएथ सेकंड है, ये टी सेकंड नहीं, क्या है? टीएथ सेकंड।
टीएथ, टीएथ माने 1 सेकंड होता वो। जैसे 5th सेकंड, 6th सेकंड, तो किसके लिए है? 1 सेकंड के लिए। चलिए इसका एक, हाँ अब आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, इसका करेक्टनेस, डायमेंशनली करेक्टनेस अगले दिन आप लोग निकाल के ले आइए। बता दें, आप होमवर्क दिए तो बता दें। अरे आप लोग भी तो कुछ करिए, नहीं तो अगले दिन तो बता ही देंगे। ये होमवर्क है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, यही इक्वेशन बदल जाएंगे। उसमें एक्सीलरेशन होता है जी, स्मॉल जी, और फॉर डेफिनिट रेंज जी को क्या लेंगे? कांस्टेंट। हम लोग जब बॉडी का मोशन लेते हैं अंडर ग्रेविटी तो 2-4 मीटर या 10-20 मीटर लेते हैं तो जी उसमें कांस्टेंट रहता है। तो फॉर अपवर्ड मोशन जी निगेटिव होगा। जी कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर अपवर्ड मोशन है और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो क्या रहेगा? निगेटिव। तो इक्वेशन फॉर अपवर्ड मोशन क्या आएगा? बोलिए। अरे अपवर्ड मोशन के लिए v इक्वल टू क्या होगा? u माइनस जी टी। हाइट ले लो, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh अपवर्ड के लिए। फॉर डाउनवर्ड मोशन यही प्लस हो जाएंगे, g पॉजिटिव होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब एक होता है फ्री फॉल, एक टर्म है फ्री फॉल। जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। तो पहले वाले टर्म सारे 0 होंगे। फ्री फॉल में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0। लिखिए, अभी इसमें एक इक्वेशन, एक रिजल्ट है, बार बार पूछा गया है, एक इसमें ग्राफ बार बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो वो ग्राफ बना दे रहे हैं हम। ये है, जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए तो आगे मिटा के बना देंगे। हो गया? लिख लिया? चलो ये ग्राफ है, देखिए। जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे तो किसी हाइट तक जा करके फिर वापस आएगा, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा मोशन अंडर ग्रेविटी का? वो कई बार कंपटीशन में पूछा गया, तो कैसा ग्राफ हो सकता है? बोलिए। स्ट्रेट होगा कि नहीं? कैसा होगा? जब आप ऊपर थ्रो किए वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, अपवर्ड हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और फिर जब डाउनवर्ड आएगा तो फिर वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो जब आपने थ्रो किया तो एक डिफिनिट वेलोसिटी से थ्रो किया, वो ये वेलोसिटी है, यहां पर आकर के वेलोसिटी 0, और फिर ये क्या है? निगेटिव ही हो गया। यहां ऊपर क्या था? पॉजिटिव ही था। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर ट्रेवल करेगा तैसे तैसे हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v, वो ये है। इनिशियल माने है t इक्वल टू 0, तो उसको हमने v ले लिया। जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड गया तैसे तैसे वेलोसिटी इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, और क्या कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन। g रिमेन्स कांस्टेंट। g क्या है? कांस्टेंट है। हाईएस्ट पोजीशन पर जब पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गया, और एक्सीलरेशन भी 0। एक्सीलरेशन रहेगा जी, कई बार पूछा गया।
कि एक डिस्कस द एग्जाम्पल एट द वेलोसिटी बिकम जीरो बट एक्सीलरेशन नॉट जीरो। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। जब हम बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं हुआ, अभी भी एक्सीलरेशन जी है। फिर बॉडी नीचे आना जब शुरू करेगा तो वेलोसिटी फिर जीरो से बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। पहले ऊपर जा रहा था बॉडी ने, अब क्या आएगा, नीचे। तो यही है। तो यहां पर जो वेलोसिटी था पॉजिटिव था, यहां वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, और ये टाइम एक्सिस है। तो यहां से यहां तक प्लस है, इधर क्या है, माइनस। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया सवाल। क्लियर हो गया कि नहीं? हाफ पोर्शन कितना है, पॉजिटिव, और हाफ पोर्शन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व होता, तो क्या रहता, कांस्टेंट नहीं रहता ना ग्राफ में। लेकिन जी क्या रहता है, कांस्टेंट। जी की वैल्यू स्मॉल डिस्टेंस में बदलता नहीं है ना, कि बदल जाता है। जब आप लार्ज उसकी बात करेंगे तो जब हाइट पर जाएंगे तो जी डिक्रीज करेगा, सरफेस के डेप्थ में जाएंगे डी डिक्रीज करेगा। अलग अलग पोर्शन पर, अलग अलग पार्ट में अर्थ के अलग अलग पॉइंट पर जी की वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन जब हम फ्यू मीटर की बात कर रहे होंगे तो जी क्या लेते हैं, कांस्टेंट। और कितना वैल्यू, कितना लेते हैं, 9 अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट मस्ट है फिजिक्स में। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से उसको बताओ, तब क्लोज कर दें। ये देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कंपटीशन में, और ये नीट का क्वेश्चन है, 16 या 17 में पूछा गया था। एक बॉडी फ्री फॉल किया, बॉडी क्या किया, फ्री फॉल। हर 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया h1, नेक्स्ट 5 सेकंड में h2, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में h3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3? जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से निकालिए, बस हो गया। ये नीट का क्वेश्चन है। केवल 5 नहीं, आप कोई भी इंटरवल आप टाइम ले लो, इक्वल अगर है तो रिजल्ट सेम आएगा। जल्दी बताओ। H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा, या H1 H2 H3 के रिलेशन क्या होंगे? करके लाएंगे, कर लाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। इन फ्री फॉल, इन फ्री FREE फ्री फॉल, ए बॉडी कवर्स, जी को 10 मान लो, कुछ भी मान लो, जी की वैल्यू रखना ही नहीं पड़ेगा। कवर्स डिस्टेंस h1 इन 5 सेकंड। ये नीट में जो था वो बोल रहा है। डिस्टेंस h2 इन नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 है, h2 इन नेक्स्ट 5 सेकंड, एंड h3 इन अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड। अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड, देन रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। अब आंसर तो बहुत आसान है, छोटा सा है, लगा के लेकिन ले आइए। h1 इक्वल टू h2 बाई
3, अब x3/5, हाँ यही रिलेशन है, लेकिन आप लगा के लाइए। नेक्स्ट डे जो दिए हैं उसको देखेंगे, 2 टॉपिक है तो ना, दो क्वेश्चन दिए है ना, एक वो डायमेंशनल का और एक किसका, दोनों लगाइए। नमस्कार सर जी, टाइम हो गया था, देखे नहीं हम, बढ़िया, अरे मोबाइल सामने रखे रहते हैं हम। 8 मिनट हुआ, क्वेश्चन एक बोल दिए ना। आइए आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं जरा बच्चों से, जो भी ऑपरेट हुआ है।